नमस्कार दोस्तों, मिस्टर ऐसे रिएक्शन का एक नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट यूट्यूब चैनल का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इन वन मूव। अच्छा जी, ये वीडियो का टाइटल है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त मईशत है। सही बात है। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ठीक है जी। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज है मुझे सबसे ज्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। आवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है। आवाम के साथ साथ पूरे मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। अब हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। और आप अपना काम करो ना भाई। यानी कि लगभग आप ये लगा लीजिए कि 3.25 लाख रुपए बच्चा पैदा हुआ, 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया। हम शुद्ध गरीब हैं। और गुज़श्ता चंद सालों में हमारी मईशत का अब ये हाल है कि अगर हमने वही पुराना तरीका और पुराने स्क्रिप्ट पर चले तो फिर खुदा न खास्ता इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई बचा नहीं सकता। इंशाल्लाह। देखिए गाड़ियां वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज वहीं से आ रही है। हमारे क्या है यहाँ पे? क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए भिखारी बन के। और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। हर बंदे ने तीन तीन कटोरे पकड़ लिए। इनके सियासतदान देख कर्ज यहां से ले आओ, वहां से ले आओ, IMF तुम भी ले आओ, चाइना तुम, इनको ये नहीं पता कि तुम्हें वापस भी देना होता है। कि जो नई गवर्नमेंट जब आएगी तो उसको जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, एक भड़कती हुई आग है, उसको डील करना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। और ये सारी सूरत हाल मुल्क को किस जानिब, किस समत लेकर जाएगी? इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान एक ऐसे क्राइसिस और ऐसे क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है जहां पे वाकई अब एक एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो तो ऑलरेडी हम सरेंडर कर चुके हैं। अब पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो कहीं और से नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम वाकई, वैसे तो पाकिस्तान हर दफा दोराहे पे खड़ा होता है, तो वाकई अब दोराहे पे खड़े। दो राहें आप लोगों के लिए कब की खत्म हो गई है? कब की खत्म हो गई है? क्यों? जब से आप लोगों ने आतंकवाद की राह पकड़ी है तब से दो राहें खत्म हो गई। अब सिर्फ आप लोगों के पास एक ही राह है, वो आपको लेके जाती है सीधा बर्बादी की तरफ। वो तुम हो चुके हो और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हो जाओगे। हमें किस नजर से देखती है दुनिया की? तो मुझे पता नहीं है। जो बाहर की कंट्री है ना, वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं। क्योंकि मैडम जी सबको पता चल गया है कि तुम सब आतंकवादी हो, तुम इंसान नहीं हो, इसीलिए तुम लोगों को ऐसे देखते भाग जाते हैं। चला उनके साथ बात करने से अच्छा हम अपने रास्ता निकल जाओ, यही बात है। और ये खतरा आपको भारत से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है, ईरान से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, ये आपको फ्रॉम विद इन द सिस्टम है। आपकी जो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं इंक्लूडिंग केयर टेकर्स, कोई बेहतर हल पेश नहीं कर सकी, ना ही इंप्लीमेंट कर सकी। बात यह है कि इन लोगों को देश नहीं चलाना आता, लालच में ले तो लिया, भारत से अलग तो हो गए, अब इनको देश संभालना नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ जज्बा कहां से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहां से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। जज्बा बहुत ज्यादा था, तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल। फिजा के धुआंधार धमाकेदार जज्बे को निकालने का समय है, इसको इसकी औकात बताने का समय है। 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ सबर करो, अपनी जान बचाई। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की?
ऐसे तो हम हिंदुस्तानी जहाँ भी पाकिस्तानी मिलते हैं उसको पेल देते हैं, उसको रेल देते हैं, उसको ढकेल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हम चौड़े और बाजार छकड़े, जबकि वास्तव में इसका उल्टा है। पाकिस्तान की इस वक्त क्या कंडीशन है, किस दयनीय कंडीशन में पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी बहुत बड़बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी टीके हाँकते हैं। लेकिन आज मैं इन पाकिस्तानियों को नंगा करूंगा इन पाकिस्तानी मीडिया के जरिए। और अभी इन पाकिस्तान की मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है वो आप जरूर सुनिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अब मैं वीडियो के बीच में नहीं आने वाला हूं, क्योंकि कुछ भाई लोग ऐसे बोलते हैं जब आप न्यूज को रोस्ट करते हो तो थोड़ी न्यूज भी चलने दो। तो मैं मिलूंगा सीधा आपको आखिरी में। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, बिफोर इसके कि हम रिपोर्ट के ऊपर आए कि एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बाकार ही किसी शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर वो जो तजुर्बाकार जो भी फाइनेंस मिनिस्टर माजी में जिनका तजुर्बा रहा है, अगर उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती, मैजिक वॉन्ड होता, तो फिर तो पाकिस्तान को आज ये क्राइसिस ना देखने पड़ते। तो एक व्यू ये भी है कि रेडिकल अगर आपने चीज़ें लेनी है तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कोई नई थिंकिंग वाला बंदा लाए कि कम से कम पुरानी थिंकिंग से तो काम नहीं चलेगा। कामरा हम जहाँ पे खड़े हो चुके हैं ना, आपको नई थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपने इंप्लीमेंट करना और चीज़ों को करेक्ट करना है। जो कुछ रिजिडिटी होती है आइडियाज़ की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ आप माजी में जो हमारे वज़रा ख़जाना रहे, उनकी रिजिडिटी ज़रूर रही है उनकी थिंकिंग प्रोसेस में। अगर मौजूदा हालात को सामने रखते हुए अपनी रिजिडिटी को छोड़ दें और करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो कोई भी होगा वो काम कर लेगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। और यही पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका मुस्तकबिल की भी इसी पे डिपेंड करता है। जो अभी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है यूजुअल है, पाकिस्तान की टैक्स महसूलात काफ़ी नहीं है। दुनिया के कम तरीन महसूलात में से पाकिस्तान का शुमार होता है जहां पर टैक्स महसूलात है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो हजम है उसके 10% के भी बराबर नहीं है। फिर जो आपकी इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ आ रही है वो आपकी कंजम्पशन से आ रही है, खपत से आ रही है, इन्वेस्टमेंट से। मैन्युफैक्चरिंग का उतना रोल नहीं है, बाहर से चीजें दरामद करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं और आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है। सर्विसेज सेक्टर जो है, खिदमत का शोबा, वो ज्यादा ग्रोथ दे रहा है। तीसरा मसला हमारा ये है कि आपकी जो बरामदाद है वो इतनी नहीं है कि आपकी वो इवन के इंपोर्ट्स को भी फाइनेंस करें और पाकिस्तान की जो गैर मुल्की कर्जे की जरूरियात है उसको भी सपोर्ट कर सकें, वो भी उसमें भी बहुत कम है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका 3, 4, 5% के आसपास रहता है, अभी 4 और 5% की रेंज में। फिर अगली चीज इसके अंदर है कि रिफॉर्म्स, अगर रिफॉर्म्स कहा जाता है वो रिफॉर्म्स नहीं होती, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, इकदाम। पाकिस्तान का इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा तो जो भी फॉरेन रिजर्व है वो तो वही जो 7 या 8 बिलियन है, उसमें से तो 3 बिलियन तुमको दिया है, ऐसे ही सऊदी अरब ने दिया है, चाइना से ले लिया हो 2-3 अरब, 3 बिलियन। और तुम्हारी इकोनॉमी ग्रोथ कहाँ से हो रहा है? कर्जे पे तो जो भी पैसे तुम्हारे पास है वो तो कर्जा का ही है, कहाँ से ग्रोथ आ रहा है तुम्हारे वहाँ? ठीक है भाई, तुम लोग को लगता है तो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, होते हैं जिसको रिफॉर्म कहा जाता है। और इंपॉर्टेंटली एक बड़ी वजह जो ग्रोथ की नहीं हो रही कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर उसके अगेंस्ट एक बाइस उसके है कि प्रमोट नहीं किया जाता एक्सपोर्ट्स को, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट बड़ी बाइस है ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर आपके। तो ये तो वही बिजनेस एज यूजुअल है ना, ये बिजनेस एज यूजुअल। ये इंडिकेटर्स अगर जहां पे खड़े हैं वहीं पे रहें तो इसका नतीजा क्या होगा? इस रिपोर्ट के मुताबिक अब हम नंबर्स की बात करें, 2000 माली साल 2024-25 जो अभी स्टार्ट हो गया जून से, उससे लेकर 2028 तक, क्योंकि ये अगले 3 साल है जिसमें पाकिस्तान ने किसी एक सिमत में जाना, जो क्रॉस रोड है, जो आप चौराहे पे आके खड़े हो गए, राइट मुड़ना या लेफ्ट मुड़ना है। ऐसे ही निजाम चलता रहा तो आपको सालाना आपका जो करंट अकाउंट का खसारा होगा इस रिपोर्ट के मुताबिक कामरा वो 7 से 12 अरब डॉलर आपका सिर्फ करंट अकाउंट का खसारा होगा। सालाना आपका जो बजट डेफिसिट होगा वो तकरीबन आपको 8-9 हजार अरब रुपया से लेके 11-12 हजार अरब रुपए तक का आपका सालाना बजट का खसारा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 और 2028 हम की उसकी बात करें। बट कहने को जो जीडीपी का साइज वो छोटा होता जाता है, उसका नंबर छोटा होता जाता है, लेकिन साइज जीडीपी का जब बढ़ रहा होता है, आज अगर आपको 1% के बराबर 1000 अरब चाहिए तो 3 साल बाद हो सकता है आपको 1300 या 1400 अरब रुपया चाहिए, उस वक्त उसका जो साइज होगा इकोनॉमी का। और लास्टली जो डेट टू जीडीपी रेशियो, और इसमें इस रिपोर्ट में उन्होंने जो नंबर लिया है वो सिर्फ हुकूमती कर्जा, हुकूमती डोमेस्टिक डेट और हुकूमती गैर मुल्की डेट, उसमें उन्होंने IMF का कर्जा भी नहीं डाला, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कर्जा भी नहीं डाला, दूसरी जो इनडायरेक्ट लायबिलिटीज हैं, डायरेक्ट लायबिलिटीज हैं वो भी नहीं डाली। तो 2 नंबर अगर सिर्फ उठा लें आप, जो कोर वफाकी हुकूमत की वजारत खजाना की जिम्मेदारी है, वो भी नंबर जो है 2025 से 2028 में बिजनेस एज यूजुअल के सिनारियो में वो अच्छा खासा खराब नजर आ रहा है। अब ये है इनका बिजनेस एज यूजुअल। ये जो आपने अभी एक मैं चीज ज़रा के इससे पहले कि आप दूसरे सिनेरियो पे हैं, जो बेस्ट केस सिनेरियो है, आपने पाकिस्तान की मैशत के हुजम की बात की, साइज की बात की, तो हाल ही में एक रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पे टाटा जो ग्रुप है उसकी जो अब मार्केट वैल्यू है, जो 29 उसकी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसकी जो टोटल अब वैल्यू है पाकिस्तान के जो पूरी जीडीपी का साइज उससे ज्यादा होगी, यानी कि कोई $370 बिलियन
सिर्फ एक भारत की कंपनी है उसकी आप मार्केट वैल्यू है। और आप इमेजिन करें 25 करोड़ का एक स्ट्रॉन्ग अदरवाइज मुल्क न्यूक्लियर ताकत, हमारी जो सिर्फ जीडीपी का साइज है वो एक भारत की कंपनी से भी कम है। सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से 24 अरब डॉलर ज्यादा है। वो कि पहले ही इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से निकल जाए, खिसक जाए और उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ लिया और यहाँ से कहा तुम नहीं निकल सकते, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा चलो टाइम बाय करते हैं, अमेरिका के साथ तल्लुकात किसी वक्त ठीक हो जाएंगे, ईरान के अमेरिका के या हमारे और अमेरिका के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो इसको बात को आगे चलाते हैं। तो इन्होंने बात आगे चलाने के लिए और वो पेनल्टी से बचने के लिए 1-2 और सिग्नेचर्स कर दिए। अब वो गले पड़ गया है, वो वक्त आ गया, वो ईरानियंस कह रहे हैं कि बहुत मजाक हो गया, 18 अरब डॉलर्स कह रहे हैं पेनल्टी दे। वो कहते हैं कि अब आप शुरू करो, नहीं तो हम ले जा रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को चेक किया है, उन्होंने आगे इनको कहा कि ये तो सही है, पेनल्टी तो पड़ जाएगी आप। अब अभी ये रिको दिक से हटे हैं, जहाँ आपको पता है कितने अरब डॉलर्स की इनको डज लगी है, 7 अरब डॉलर्स की देनी पड़ गई, मगर वो जाके बना तो था 12-15 अरब डॉलर का खाता, और वो भी हार गए थे। फिर ये नेगोशिएशन में गए, रोने धोने किए, माफिया मांगी, IMF को कहा बचाओ, अमेरिका को वो बचाओ, नहीं तो ये तो उड़ गई थी, सारा मुल्क उड़ गया था। और वो एक जज साहब इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से हमाकत हुई थी। लेकिन बात ये है कि वो तो नहीं आते कटहरे में, किरदार पाकिस्तानी कौम भरती है। तो अब ये है कि ये अब फंस गए हम जी, अब ये फिर टाइम गेन कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, हाँ अब ये कह रहे हैं जी कि हम शुरू कर लेंगे, हम पहले ग्वादर तक लेके आएंगे, और इन्होंने साथ ग्वादर 180 किलोमीटर फ्रॉम ईरान, और बाद में फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, और जिसकी ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं। अब मगर इन्होंने साथ अमेरिका को भी अप्लाई कर दिया है कि जी, ये निगरानों ने किया है ना, निगरानों ने कर दिया, और आने वाली अब निगरान साहब और को गया मार गए हैं। ठीक है ना। अब वो जो नई गवर्नमेंट आएगी और इतने गले पानी चढ़े होएगा, गैस चढ़ी होएगी कि उनको बनाओ, और अगर कोई गड़बड़ हुई, इन्होंने बनानी शुरू की तो अमेरिका ने हाँ ना ऐसे किया तो IMF भाग जाएगी। एक बात बताएं, अमेरिका पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों है, गले का फंदा क्यों है, जब इराक के लिए नहीं है, जब तुर्की के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, जापान और चीन के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए क्यों? बिल्कुल इसलिए कोई पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है उनको। अब उनको आपकी ज़रूरत थी अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान आपने तो बड़ी खुशी का इजहार किया था जब उनकी पिटाई हुई थी अफगानिस्तान में। 20 साल आपने उनके 20 अरब डॉलर लेके और आपने तालिबान को पाला, और फिर अमेरिका के खिलाफ छोड़ दिया कि पै जाओ, और जब वो उनको मार के तालिबान ने निकाला तो आपने कहा गुलामी की जंजीर, आपने कहा गुलामी की, खान साहब ने कहा गुलाम, और ऐसी नहीं तैसी। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था देखी जाएगी तो ऐसी भी बदला लगाओगे। तो अब उनको आपकी जरूरत छोड़े, वो तो आपके साथ खिलाफ हुए हैं। तो भाई पूरा वीडियो देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ, पाकिस्तानियों सुधर जाओ। तुम्हारे 4 पड़ोसी में से 3 पड़ोसी से तुम्हारे झगड़े चल रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि गलती आप लोगों में है, अपनी गलतियों को सुधारो, उनसे सबक लो और आगे बढ़ो। और नहीं सुधरोगे तो खड्डे में तो तुम धंस गए हो और खड्डे में धंस जाओगे। हमारी वजह से तो तुम कल जाते आज जाओ, आज जाते अभी जाओ। वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। मैं वही बात बोलना चाहूंगा, अभी बॉन्टी भाई ने जो भी बोला, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, कि उसका जो बर्बादी है ना पूरा दिख रहा है। जो एक देश, जो एक स्टेट 75 साल में 76 साल में सुधर नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो वो क्या बढ़ेगा? और कितना टाइम चाहिए एक देश के लिए? एक देश को आगे बढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए बताइए ना आप। देखिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ तो पहले से दुश्मनी है, अफगानी के साथ उसका दुश्मनी है, ईरान के साथ ईरान वाला आते हैं, अपने जब मन करता है तब पीटते हैं, फिर चला जाते हैं, फिर वो जाके पेट पकड़ते हैं कि भाई ऐसा क्यों, अगर ठीक है, फिर 1 महीना जाता है, फिर जाके फिर पीट देते हैं, फिर चले जाते हैं। जब तक पाकिस्तान अपना जो आतंकवादी का जो कर रहा है वो कम नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान का भलाई कोई सोच ही नहीं सकता है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, मैं यही बोलता हूँ, मैं क्यों, और कोई बोलता है पाकिस्तान का मेन दुश्मन उसका आर्मी ही है। मेरे को आज तक बताइए कोई एक भी आर्मी चीफ जिसका जो रिटायरमेंट के बाद कोई पाकिस्तान में रुका है? आज रिटायरमेंट लिया, कल वो लंदन चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई UAE चला गया, कोई दुबई चला गया, वहाँ पे सेटल हो गया। पूरा जीवन भर पूरा पैसा लूटे पाकिस्तान का, तो लूट के लेके चले गए, पैसा कौन भरेगा? पाकिस्तान का जो आम आदमी है। अभी हर एक जो बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान का, उसके ऊपर 3.5 से 4 लाख का कर्जा है।
ठीक है भाई, तुम्हारा पाकिस्तान तुमको मुबारक। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को यहीं भी वाइंड अप करते हैं। मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताइएगा, और मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना अगर नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।